आज हम टू नेशनल पार्टीज जो रहती थी इंडियन पॉलिटिक्स की, टीएमसी और एनपीपी, उनके बारे में करेंगे। टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, यह पार्टी कांग्रेस पार्टी से ही अलग होके बनी है 1998 में। कि पश्चिमी बंगाल में जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में एक पार्टी का निर्माण किया था, जिसको टीएमसी के नाम से जाना जाता है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, लेकिन इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और इलेक्शन कमीशन ने इसको एज ए स्टेट पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन इसका किया था दिसंबर 1999 के पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन की ड्यूरेशन में। और इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था 2016 में। 2016 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था। 14 के इलेक्शन में 2014 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे, उस इलेक्शन की परफॉर्मेंस के बेसिस के हिसाब से इसको फिर 16 में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। इस पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष भी ममता बनर्जी है और इसके महासचिव भी दिए गए हैं पार्थो चैटर्जी। तो सिर्फ अध्यक्ष का नाम याद कर लो, सफिशिएंट है। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है जोरा घास फूल। जोरा एक घास की एक प्रजाति होती है जो वेस्ट बंगाल में है, तो घास का गट्ठा सा जो बनाया हुआ है वो इस पार्टी का है। और इस पार्टी की सबसे बड़ी एक चीज है, इस पार्टी का जो नारा है वो सबसे अलग, यूनिक है कि माँ मती मनसु माँ मती मनुष्य, कि माँ मातृभूमि और लोग, कि बंगाली लैंग्वेज में ये मेंशन है ये नारा। और इस पार्टी का ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व या प्रभावशाली नेतृत्व तो पश्चिमी बंगाल में ही देखने को मिलता है। लेकिन यह पार्टी पश्चिमी बंगाल के साथ साथ मणिपुर, त्रिपुरा, झारखंड और असम में भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। वहां भी इस पार्टीज को कि 4 स्टेट्स में जब ये रीजनल पार्टी का इस पार्टी ने दर्जा दिया था, तभी इस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था इलेक्शन कमीशन। तो ये जो पार्टी है, इसने लास्ट की ज्यादातर पश्चिमी बंगाल की सरकार, पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस का प्रभुत्व होता था, कांग्रेस के बाद टीएमसी का ही प्रभुत्व ज्यादा देखने को मिलता है। और इस पार्टी बीजेपी के साथ कांग्रेस से अलग होकर गठबंधन के साथ सरकार बनाई है और उसने कांग्रेस के गठबंधन के साथ लोकसभा में सरकार बनाई है। 2011 के पश्चिमी बंगाल, बेटा अपना माइक म्यूट रखो। स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आप सबको म्यूट करती रहूंगी। ये पूनम तनवार, करके रखती है। के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में इस पार्टी को 227 सीटें मिली थी और अकेले इसके गठबंधन को मिली थी, अकेले तृणमूल कांग्रेस को 184 सीटें मिली थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था 2021 का 21 का पश्चिमी बंगाल विधानसभा का इलेक्शन, उसमें इस पार्टी को 213 सीटें मिली थी। इसी तरह से 2014 में, क्योंकि 16 में इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, तो 14 में जो 16वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में टीएमसी को 42 लोकसभा सीटों में से राज्य की 42, मतलब वेस्ट बंगाल में जो 42 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 34 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करके इसने लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तभी इसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। 19 के इलेक्शन में, 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में इसे पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 34 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त हुई है। और अब ये 18 सीटें, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस को भाजपा ने 18 लोकसभा सीटों के साथ वहां पे समर्थन प्रदान किया। अब है तृणमूल कांग्रेस का 2019 के इलेक्शन के टाइम पब्लिश मैनिफेस्टो की इस पार्टी की विचारधारा कैसी है, इसकी आइडियोलॉजी कैसी है, ये पार्टी किन बातों में बिलीव रखती है।
तो सबसे पहले इस पार्टी ने कहा था कि नेशनल लेवल पे सामान्यतः न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सरकार का गठन होगा। न्यूनतम कार्यक्रम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी हस्तक्षेप कम किया जाएगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्वतंत्रता, अपने उद्योग धंधे स्थापित करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। ये पार्टी बिलीव करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब है राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के दैनिक कार्यों में कम से कम होगा। नेक्स्ट इस पार्टी ने कहा था कि जो नोटबंदी की गई थी बीजेपी की सरकार के द्वारा, कि उस नोटबंदी की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के अंतर नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, फिर नोटबंदी की जांच की जाएगी, और फ्यूचर में भी अगर नोटबंदी होती है तो यही प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ये पार्टी, क्योंकि इस पार्टी की जो अध्यक्ष है वो एक फीमेल है, तो इसने महिला सशक्तिकरण की बात सबसे ज्यादा उठाई है, और इसीलिए कन्याश्री जैसी योजनाएं, जैसे हमारे यहाँ समृद्धि कन्या योजना है ना, उसी तरह से पश्चिमी बंगाल में कन्याश्री योजना लागू की गई है। जीएसटी की समीक्षा की बात इस पार्टी ने की है। उसके बाद इस पार्टी ने भी दूसरी पार्टीज की तरह, जैसा कि बसपा ने या कांग्रेस ने कहा था, योजना आयोग को वापस लेके आएंगे, नीति आयोग की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि योजना आयोग के अंतर्गत हर 5 वर्ष में एक पंचवर्षीय योजना भी बनती थी, जो नीति आयोग के गठन के बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बननी बंद हो गई, और अब ईयरली प्लान बनता है कि हर साल प्लान बनता है इकोनॉमी के हिसाब से। जब बजट पेश होता है तभी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं किया जाता है, जो देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान था। फिर इस पार्टी ने भी कहा है कि 100 दिन का जो मनरेगा रोजगार योजना है उसको 200 दिन का किया जाएगा, और जो मजदूरी मजदूरों की है वो 2 गुनी दी जाएगी इसके अंतर्गत। फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, सुरक्षा योजना की जाएगी, स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा, खाद्यान्न भंडार खोले जाएंगे। यह पार्टी यूएनओ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बिलीव रखती है, और इस पार्टी की यह भी कोशिश होगी कि वो यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी मान्यता प्राप्त कराने में सहयोग प्रदान कर सके। संविधान के संघवादी ढांचे में, क्योंकि पश्चिमी बंगाल का एक मेमोरेंडम आया था ना, उस टाइम पे पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की सरकार नहीं थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, लेकिन पश्चिमी बंगाल की उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम दिया था स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को लेके, जो हमने पहले किया है फर्स्ट यूनिट में, कि उसके अंतर्गत क्या कहा गया था उस मेमोरेंडम में, कि भारत में जो फेडरलिज्म है, जो संघवाद है, उसको पूर्णतः लागू किया जाए, राज्यों को ज्यादा सशक्त बनाया जाए, राज्यों को ज्यादा शक्तियां सौंपी जाए, केंद्र के पास अति महत्वपूर्ण जैसे विदेश नीति, रक्षा, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे ही होने चाहिए, बाकी सारे के सारे काम राज्यों को सौंप दिए जाने चाहिए। यही बात इस पार्टी की आइडियोलॉजी में है। ये कांग्रेस से अलग होकर चाहे बेसिक पार्टी बनी है, लेकिन इस पार्टी की विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी से मिलती है, कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस के मिक्सचर से ये पार्टी बनी है। फिर ये पार्टी बात करती है माइनॉरिटीज के हितों को लेकर, कि माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक लोग किसी भी कम्युनिटी के हैं, किसी भी धर्म लैंग्वेज के बेसिस पे है वो अल्पसंख्यक, उनको सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा का, उनकी बेसिक मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति का प्रावधान की बात करती है। नेक्स्ट ये पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट बात करती है लोकपाल और लोकायुक्त स्थापित करने का। आपको याद है अन्ना हजारे ने एक आंदोलन किया था। अन्ना हजारे का वो आंदोलन किस लिए था? लोकपाल नियुक्त करने से संबंधित। हमारी कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स में लोकायुक्त नियुक्त है। लोकायुक्त क्या काम करता है? भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई का काम, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दा हमारे सरकार के ही किसी मंत्री से संबंधित क्यों ना हो, चाहे सरकारी गैर सरकारी किसी भी पदाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों का निर्णय लोकायुक्त करता है। लेकिन सेंटर में इस तरह की किसी संस्था के नहीं थी, तो इस तरह की संस्था के निर्माण से संबंधित वो आंदोलन था लोकपाल विधेयक जिसको बोला जाता है। लेकिन वो लोकपाल विधेयक पारित तो किया गया, लेकिन उसमें इतने अमेंडमेंट्स हो गए कि वो अब भी इतना इफेक्टिव नहीं है, और ना ही कार्य में है। सिर्फ औपचारिक रूप से उसकी स्थापना हम 16 से देखते हैं,
कि भारत में केंद्रीय सत्र पर लोकपाल विधेयक है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन अभी रिसेंटली एक व्यक्ति को लोकपाल नियुक्त किया गया है, लेकिन उसने भी अपना कार्यभार संभाला नहीं है, काम शुरू नहीं किया। तो इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड किया था कि राज्यों में लोकपाल और लोकायुक्त स्थापित होंगे, कि सभी स्टेट्स में नहीं है, मोस्टली स्टेट्स में है, लेकिन सबके सारे स्टेट्स में नहीं है। और जिन स्टेट्स में प्रावधान करके लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति भी की गई है ना, वहां भी बहुत लंबे टाइम तक वो सीट वैकेंट ही रहती है, क्योंकि वो जो व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है एज ए लोकायुक्त, वो सुप्रीम कोर्ट या स्टेट में है तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के इक्विवेलेंट या उस दर्जे का व्यक्ति हो। नेक्स्ट, ये पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में कहती है कि महिलाओं पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन अत्याचारों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेगी, कि जल्दी से जल्दी उनकी सुनवाई हो सके, उनका निदान हो सके। बाकी सारी चीजें वैसी हैं इस पार्टी की, कि आय को लेकर पॉलिसी बनाएगी, कि बहुत सारी चीजें सारी की सारी पार्टीज की सिमिलर होती हैं। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें 8 की 8 पार्टियों की सारी बातें रटने की जरूरत है, नहीं। सारी पार्टियों की जो वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटी है वो सेम है, जैसे पर्यावरण को लेके, उद्योग धंधों को लेके, रोजगार को लेके, अल्पसंख्यकों के हितों को लेके, उत्पादन साधनों को लेके, निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को लेके, देश में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लेके, रोजगार उन्मुख योजनाओं को लेके, और एक मनरेगा की बात हर पार्टी ने कही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है तुम्हें, बीजेपी में मनरेगा को 100 से 200 दिन की कोई वर्णन नहीं था, कहीं उसमें भी ये मेंशन कर दो। उन्होंने भी मनरेगा के अंतर्गत वेतन वृद्धि और सबको इस योजना का लाभ मिल सके इसका वर्णन किया है, लेकिन 100 से 200 दिन तक योजना का प्रावधान 2-3 पार्टी ने किया है, वो ध्यान रखना है, सिर्फ जो डिफर पॉइंट्स। तो ये पार्टी भी सारी वही वेलफेयर से रिलेटेड बातें करती है, देश के जो सारी की सारी एक्टिविटी है, सारी की सारी घोषणाएं में भी के लिए, मे बी मीन्स कि अगर फ्यूचर में हमारी सरकार आई तो हम ये सारे काम करेंगे देश का विकास करने के लिए, उसके संविधान के अकॉर्डिंग उसकी सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने। अब नेक्स्ट और लास्ट नेशनल पार्टी आती है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। और ये पार्टी जून 2019 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। तो कई ये नया बुक में नहीं है, तुम्हारा नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जामिनर जब पेपर सेट करते हैं ना, तो कोशिश यही होती है, और ऑनलाइन एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो बुक में ना हो और तुम्हें याद ना भी हो, तुम उसको छोड़ चुके हो उस ऑप्शन को, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसको जरूर अपना राइट डाउन कर लेना या इसको लर्न कर लेना, जो भी आपको फ्लेक्सिबल लगे उसी तरीके से। नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी का संस्थापक है पीए संगमा। पीए संगमा एक नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर इस पार्टी का निर्माण किया था पीए संगमा ने 2012 में मेघालय में। ये पार्टी ज्यादा डोमिनेंट, वो मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व इनका जो ईस्ट स्टेट्स हैं वहां पर देखने को मिलता है इस पार्टी का। लेकिन इस पार्टी की औपचारिक स्थापना 2013 से भी मानी जाती है, और इस पार्टी को एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था जून 2019 में, कि 19 के इलेक्शन के बाद। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है बुक। रिसेंटली इस पार्टी की लोकसभा में भी एक सीट है, राज्यसभा में भी एक सीट है, लेकिन 3 जो स्टेट्स हैं उसमें मेघालय में इस पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 60 सीटों में 21 सीटें। अरुणाचल प्रदेश में भी 4 सीटें हैं, मणिपुर में भी 4 सीटें हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की जिसमें पुडुचेरी और दिल्ली को मिला के इन्हें 3 सीटें मिली हुई हैं इस पार्टी को। तो इस पार्टी ने 4 स्टेट्स में या यूटी उसमें कंसीडर करके क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया था, तब इसे नेशनल पार्टी की रूप में रजिस्टर्ड किया गया था जून 2019। और इस पार्टी ने कांग्रेस से अलग होके बनी है, तो इस पार्टी ने अपना समर्थन प्रदान किया था सेंटर की सरकार के निर्माण में एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, मींस बीजेपी को प्रदान किया।
यह नेशनल कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी पार्टी है और वर्तमान में यह नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे प्रभावशाली है। नॉर्थ ईस्ट रीजन उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उन्हीं स्टेट्स में इस पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिलता है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पार्टी की लर्न करने की है, जो सबसे अलग है और पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंडियन पॉलिटिक्स में ये कार्यवाही हुई है, वो है 2014 के इलेक्शन में इस पार्टी ने एज ए रीजनल पार्टी थी ये, तो इसने मेघालय से लोकसभा की सीटों के लिए नामांकन दर्ज कराया कि मेघालय में लोकसभा की जो सीटें थी तब इसने वहां पे चुनाव लड़ा था। लेकिन इलेक्शन के बाद 15 में कि प्रत्येक इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन कमीशन होता है वो हर पार्टी से उस पार्टी ने कितना इलेक्शन के दौरान फंड एक्सपेंडिचर किया है, खर्च किया है कितना पैसा, उसका ब्यौरा सबमिट कराना पड़ता है इलेक्शन कमीशन के बाद। लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद 15 में इस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव खर्च में 16वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने कितना चुनाव के दौरान खर्च किया है उसका विवरण नहीं दिया। इस वजह से इस पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया था। इन्होंने नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की कोशिश 16वीं लोकसभा में ही की थी, लेकिन ब्यौरा न देने के कारण इस पार्टी को सस्पेंड कर दिया गया था, तो इसे वो दर्जा नहीं मिल पाया था। इन्होंने अपनी क्षेत्रीय दल की भी सदस्यता खो दी थी और ये फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में, पहली बार किसी पार्टी को फंड का ब्यौरा न देने के कारण, खर्च का विवरण न देने के कारण सस्पेंड किया गया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीए संगमा के बेटे कॉनराड संगमा है। अब इस पार्टी ने 17th लोकसभा की 17वीं लोकसभा के इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या चीजें, और तो मैंने सिर्फ इसकी जो यूनिक चीजें थी वो मेंशन किया, बाकी तुम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इंक्लूड कर देना। वेलफेयर से रिलेटेड मतलब जैसे मनरेगा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, खाद्य पदार्थों के उत्पादन वितरण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, अस्पताल वगैरह, इन सब से रेलेवेंट। सबसे पहली चीज इस पार्टी ने मोस्ट इंपोर्टेंट जो दूसरी पार्टी से डिफर थे इसके मैनिफेस्टो में, वो थी जो नॉर्थ ईस्ट पीपल है ना, क्योंकि इस पार्टी का डोमिनेटिंग एरिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट पोर्शन, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहां पर इस पार्टी का प्रभुत्व है। तो इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को केंद्रीय सरकारी नौकरियों में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएगी ये पार्टी, 10% आरक्षण दिलवाएगी। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर गोरा और खासी जनजाति के लोग ज्यादा रहते हैं, और ये गोरा और खासी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा मेघालय और मणिपुर में है। तो मेघालय के लोगों को लेकर इन्होंने कहा था, क्योंकि इन्होंने जो मैनिफेस्टो रिलीज किया था वो मेघालय में ही रिलीज किया था, और वो गोरा और खासी लैंग्वेज में, इनकी जो रीजनल लैंग्वेज थी इन जनजातियों की, उसी लैंग्वेज में रिलीज किया था कॉनराड संगमा ने ये मैनिफेस्टो, कि गोरा और खासी का जो पहाड़ी एरिया है वहां पर 33 कैंडिडेट्स उतारेंगे, कि लोकसभा का ये जो इलेक्शन होगा उसमें, लोकसभा के या विधानसभा के इलेक्शन में मेघालय में वो 33 कैंडिडेट इसी पहाड़ी क्षेत्र से उतारेंगे, गोरा और खासी की पहाड़ियों से। नेक्स्ट इन्होंने की थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सब्जेक्ट्स, इन सबको आपको डिटेल से वर्णन कर देना है कि भोजन व्यवस्था का, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है उत्पादन की, तो भोजन की व्यवस्था की, ऊर्जा, क्योंकि वहां नदियों में एक तो प्रदूषण की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी, दूसरा वहां की पहाड़ों से जो नदियां बहती है उनसे बिजली उत्पादन का काम सबसे ज्यादा किया जाता है, जिससे बांधों का निर्माण होता है, और बांधों का जब निर्माण होता है तो बाढ़ आने का खतरा होता है मानसून में। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने ऊर्जा के निर्माण में कि बिजली उत्पादन किस तरीके से किया जाए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो कि इन जनजातीय लोगों को उसकी हानि ना पहुंचे, पानी के प्रबंध की, जीविका कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो लोग रहते हैं उनको सारी मूलभूत सुविधाएं मिल पाए, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का संरक्षण है, उनको अलग से रिजर्वेशन देने की बात की थी। और दूसरा संरक्षण की बात आती है पहाड़ी क्षेत्र का संरक्षण,
वहां के जंगलों का, वहां की नदियों का, वहां के वन्य जीवों के संरक्षण की, कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर संरक्षण विभाग स्थापित किए जाए, कंजर्वेटिव एरियाज होने चाहिए यहाँ। संस्कृति, क्योंकि यहाँ के पहाड़ी लोगों की सभ्यता संस्कृति दूसरे क्षेत्र से अलग है, तो उस संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा इनरिच किया जाए, उसको प्रसारित किया जाए नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। कला सभ्यता को विकास किया जाए और वातावरण को प्रदूषित होने से ना बचाया जाए, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का एस्पेक्ट इंक्लूड करना है आपको, और पर्यावरण संरक्षण। फिर इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में एक वर्ड यूज किया था, कॉमन विजन ऑफ इंडिया। कॉमन विजन ऑफ इंडिया क्या है, क्योंकि मेघालय के जिस क्षेत्र में, अब मेघालय स्टेट से ये पार्टी ज्यादा डोमिनेटिंग, वहां पे सरकार का निर्माण बहुत टाइम तक ये संगमा ने किया है, तो उस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो स्टेट्स हैं उनका एक अलग प्रभुत्व है, या ज्योग्राफिकली भी वो एक अलग भूमिका अदा करते हैं, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार में, अपनी आजीविका कमाने में दूसरे क्षेत्र के लोगों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो इन लोगों को एक समान भारतीय विचारधारा में लेके आने के लिए, कि इनको सारी सुख सुविधाएं मिल सके, ये भी दूसरे लोगों के समान भारतीय होने के सारे अधिकारों का उपभोग कर सके, इसलिए ये आइडियोलॉजी का उन्होंने प्रसारण किया था। फिर आता है नेचर एंड इकोलॉजिकल कंडीशन, कि पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, या इकोलॉजी सिस्टम क्या है, कि ये जरूरी नहीं है कि जो पहाड़ों पे रहते हैं वही, हम भी उन पर डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीजें जैसे हमें जो डेली यूज की हमारी जो चीजें हैं वो वही पैदा होती हैं, अगर वो चीजें वहां नहीं होगी, वहां जंगलों को खत्म कर दिया जाएगा, तो वो ही लोग सिर्फ प्रभावित नहीं होंगे, हम भी उस चीज से प्रभावित होंगे। ये इकोलॉजी होती है कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सब एक दूसरे से प्रभावित होंगे किसी भी चीज को लेके, तो उस इकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर फोकस करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये जो पार्टी थी, इस पार्टी ने अपने रीजनल लोगों की, अपनी क्षेत्रीय लोगों की जो समस्याएं थी, या क्षेत्रीय लोगों के विकास की अवधारणा के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं, रिजर्वेशन, संरक्षण प्रदान करने की अपील की। अब हमारी सारी की सारी